हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. Let me check if I'm live, audible, visible, everything perfect. Good morning all of you. Very, very good morning. सुबह क्या लिखा? सुबह बा खैर सर. अब आप सुपारी निकाल के बोलो मियाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है. सुपारी निकाल के बोलो. आज आर्ची का बर्थडे है, क्या बात है. सो लेट्स हैव द बर्थडे कॉल ऑन ऑन द रेज अ हैंड. करेक्ट. बर्थडे कल का है. बर्थडे कल, प्लीज रेज हैंड. मेरे नादान परिंदे. Archie Madhvani. Where is the birthday girl? Here is the birthday girl coming on the call. Good morning, ma'am. Hello. Good morning, sir. Good morning. Wish you many, many happy returns of the day. Thank you, sir. इतने उदास क्यों हो बर्थडे के दिन? सर नहीं उदास. दूसरों को हमारे पैदा होने की खुशी हो ना हो, पर हमें एटलीस्ट हमें तो हमारे पैदा होने की खुशी होनी चाहिए ना. यस सर. तो इतने उदास मतलब ऐसे नहीं विश नहीं किया किसी ने रात को 12 बजे? सर, सबने किया. सबने कर दिया. बहुत बढ़िया. यस सर. सो क्या प्लान है आर्ची आज के? पढ़ाई करनी, सीए बनना है, उसके बाद बर्थडे मनाएंगे. भाई साहब, अमेजिंग बच्चे हैं यार. ये तो नेक्स्ट लेवल बच्चे हो यार आप लोग. ऐसे कैसे कर सकते हो आप? आज पार्टी नहीं होगी? सर पार्टी पहले पढ़ाई करेंगे फिर. कौन सी सिटी से आप? उदयपुर से. RJ27 उदयपुर. अमेजिंग. यस. मैं कभी नहीं आया हूँ उदयपुर, पता है, नेवर. हाँ, इनफैक्ट जाओ सर. वहां पर एक टीचर है, एक मिनट, मेरे को उनका नाम नहीं याद. उन्होंने मुझे बहुत बार बुलाया. गजेंद्र पुरोहित. वो बहुत फेमस टीचर है वहां पे, गजेंद्र पुरोहित. आई थिंक इंजीनियरिंग के हैं शायद, मुझे नहीं पता. मेरे साथ थे, अकेडमी में थे. मुझे बहुत बार फोर्स करते कि अंशुल सर एक बार उदयपुर जरूर आइए, बट मैं कभी नहीं गया हूँ. अमेजिंग है यार. सो बहुत अच्छी बात है. आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आने वाला साल आपका बहुत अच्छा हो. बहुत अच्छे से पढ़ाई करें. जो सपना आपने रखा है कि आपको सीए बनना है, उस सपने को आप जल्दी से जल्दी पूरा करें. जल्दी से जल्दी सीए बने और फिर आप सेलिब्रेशन करें. बट मैं एक ही चीज़ कहूँगा आर्ची, कि ना सेलिब्रेशंस को कभी डिले नहीं करना चाहिए. हम लोग काफ़ी बार ना ये सोचकर सेलिब्रेशंस को डिले करते हैं. जैसे अभी आपने कहा कि मैं सीए बन जाऊँ, उसके बाद मैं सेलिब्रेशन करूँगी एंड सो ऑन. यार ट्रस्ट मी, ऑनेस्टली कल किसी ने नहीं देखा है. मुझे लगता है हमें कुछ हद तक ना आज में जीना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यस सर. बट यार आपकी आवाज में ना वो खुशी नहीं दिख रही है जन्मदिन वाली. मतलब क्या है ये, सुबह सुबह इतना परेशान क्यों? नहीं सर, कफ हो रहा है इसलिए. और झूठ बोलो, जितना झूठ बोलना है भर नहीं भर के झूठ नहीं बोलो आर्ची. नहीं. चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट वंस अगेन एंड हैप्पी बर्थडे. अच्छा ये बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? अब चलो, अब मेरे को समझ में आ गया, आप बहुत पढ़ाकू टाइप से, आपसे सिर्फ पढ़ाई की बात करनी है. तो आपकी पढ़ाई कैसी चल पढ़ाई रही एकदम बढ़िया चल रही है. है? ओके. 23rd नंबर लेक्चर है आज का. अभी तक जो 22 लेक्चर्स हुए हैं, जो चैप्टर हुए हैं, वो अच्छे से समझ में आया? यस सर. फास्ट ट्रैक जो एक रिवीजन क्लास था कैश फ्लो का, वो देखा आपने? यस सर, देख लिया. उसका टेस्ट दिया? रिवीजन होगा. हाँ सर, टेस्ट दे दियो. क्या रहा स्कोर आपका? सर ऑलमोस्ट पूरा सही था, माइनर मिस्टेक्स थी बस. माइनर मिस्टेक्स थी, पर वो माइनर मिस्टेक से कितने मेजर मार्क्स कटे? 1.5. बस. चलो बहुत यस अच्छा. सर. बहुत अच्छा अच्छी. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. हैप्पी बर्थडे वंस अगेन. थैंक यू सर. ओके. सो ये थी आर्ची माधवानी फ्रॉम RJ27 उदयपुर राजस्थान से. बहुत बढ़िया. चलिए शुरू करें. पर यार आर्ची बस थोड़ा 1 2 3 इंपॉर्टेंट. हाँ जी, हम लोग देख रहे थे ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स. और ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मैंने आपको ये 12 स्टेप्स कहा था लिखने के लिए. ये 12 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है.
आपके लिए इस कंसेप्ट को समझने में और रिवाइज करने में। सबसे पहला स्टेप होता है ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप नंबर 2, ट्रांसफर ऑल द लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप नंबर 3, ट्रांसफर इक्विटी, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स अकाउंट। Step number 4, transfer preference share capital to preference shareholders account. Step number 5, purchase consideration becomes due. Step number 6, purchase consideration is received. Step number 7, realize those assets which are not taken over by the transferee company. Number 8, pay off those liabilities which are not paid by transferee company. Payment and reimbursement of liquidation expenses important. Settlement of preference shareholders, तो हमने पढ़ा है कि preference shareholders को preference shareholders क्यों कहा जाता है? Because they get preference, that is priority in repayment of capital एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दोनों चीजों में उनको प्रायोरिटी, प्राथमिकता दी जाती है, इसीलिए उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो जब भी कंपनी बंद हो रही है तो सबसे पहले हम लोग सेटलमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ रियलाइजेशन गेन और लॉस। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जब सेटलमेंट होगा तो हो सकता है उसमें हम उनको कुछ ज्यादा अमाउंट पे करें या कुछ कम अमाउंट पे करें। अगर ज्यादा अमाउंट पे करते हैं इट इज अ लॉस, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। कम अमाउंट पे करते हैं तो इट्स अ गेन, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। और जो भी लॉस या गेन होता है दैट इज टू बी बोर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स, है ना, एंड अकॉर्डिंगली देन वी डू सेटलमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो जो भी रेजिडुअल अमाउंट बच जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर होता है। So this is how we have made simple 12 steps to understand. क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने किया था, काफी डिटेल में किया था। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों का होमवर्क था, एक बार पढ़ लेते हैं और फिर देख लेते हैं। हुआ है सभी का क्वेश्चन नंबर 15? इट वॉज होमवर्क ऑफ लेक्चर नंबर 22। श्रद्धा ने कहा है हाँ, जीनत ने कहा है हाँ, रौनक ने कहा है हाँ, लीशा ने कहा है हाँ, आर्ची ने कहा है हाँ, पूजा पवार ने कहा है हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वानी ने भी हाँ कहा है, केशव ने भी हाँ कहा है। पढ़ लेते हैं फटाफट, देख लेते हैं एक बार। K Limited and L Limited amalgamated to form a new company, LK Limited. The financial position of these two companies as on the date of amalgamation is as follows. कौन सा वाला केस है? तो K Limited, L Limited ये दोनों एक साथ आती है, और KL Limited या LK Limited, जो भी नाम से नई कंपनी बनानी है वो कंपनी बना लेते हैं। सो दो एग्जिस्टिंग ट्रांसफर कंपनीज एक साथ आकर मर्ज होकर एक ट्रांसफरी कंपनी बनाती है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। ओके, दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट्स यहाँ पर दी गई है हमें, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बैलेंस शीट्स है ये। उसके बाद में नोट्स टू अकाउंट्स दिए हैं जिसमें है शेयर कैपिटल, जिसमें है रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। द टर्म्स ऑफ अमालगमेशन आर एज फॉलोज। हैला जादू, इतने सारे। द assumption of liabilities of both the companies, issue of 5 preference share of 20 each in LK at 18 paid up at a premium of 4 per share for each preference share held in both the companies. ओके, तो ये वाला जो एडजस्टमेंट है क्या हम इसे परचेज कंसिडरेशन के लिए कंसिडर करेंगे? यस, परफेक्ट, बिकॉज यहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात हो रही है। अगला जो पॉइंट मैं पढ़ रहा हूं, इशू ऑफ 6 इक्विटी शेयर ऑफ 20 each in LK Limited at rupees 18 paid up at a premium of rupees 4 per share for each equity share held in both the companies. In addition, necessary cash should be paid to the equity shareholders of both the companies as is required to adjust the rights of shareholders of both the companies in accordance with the intrinsic value of both the companies. बहुत ही बढ़िया, ये भी अमाउंट परचेज कंसिडरेशन के लिए कंसिडर होगा, बिल्कुल होगा। issue of such amount of fully paid 6% debentures in LK Limited as is sufficient to discharge the 5% debentures of K Limited at a discount of 5% after takeover. क्या ये वाली एडजस्टमेंट परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन में कंसिडर होगी? नहीं होगी, बिकॉज पैरा 3 छोटा g of AS14, the assets and liabilities are to be taken at book values, inventory and trade receivable for which a provision is to be required. Oh my god, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है बट ये एक्सप्रेशन देना जरूरी था। oh my god, ये बन जाता है amalgamation in the nature of purchase. The trade receivable includes 20,000 due from L Limited. K और L के बीच में ना चल रहा है क्या, डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप। LK Limited is to 15,000 new equity share of 20 each, rupees 18 paid up at a premium of rupees 4 per share as to have a sufficient working capital. Additional issue of shares. Prepare necessary ledger accounts in the books of K Limited and L Limited to close their books. फिर से एक कंफ्यूजन, एक सवाल
कि सर ये नेसेसरी लेजर अकाउंट्स का मतलब क्या है। तो मैंने आपको कल की क्लास में L22 में भी ये बताया था कि दोस्तों नॉर्मली एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में एम्बिग्यूटी नहीं होती है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती है। मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, थोड़ी एम्बिग्यूटी होती है। नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, सो हाउ डू यू डिफाइन नेसेसरी लेजर अकाउंट्स? जनरली ये अकाउंट्स हमें बनाने हैं। रियलाइजेशन अकाउंट हाफ पेज के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट अराउंड 5 लाइंस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट एंड द ट्रांसफरी कंपनीज लेजर अकाउंट। ये जनरली हमें सारे अकाउंट्स यहाँ पर बनाने हैं। हम लोगों को यहाँ पर ये अकाउंट बनाने के साथ साथ परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन भी यहाँ पर करना होगा। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मतलब काफी अच्छा है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूं। एक की बुक्स हम पूरी तरह क्लोज करते हैं, के की, फिर ऑन द सेम बेसिस आप एल की बुक्स को भी क्लोज कर सकेंगे। क्लियर हो गया सभी को? पक्का? अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आई रियली वांट टू नो कि आप लोगों का परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट क्या है। कैन यू शेयर द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन? बिकॉज परचेज कंसिडरेशन इस क्वेश्चन का काफी बढ़िया है, इट्स गुड। हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ पीसी? श्रद्धा कुलकर्णी ने आंसर दिया है 15,60,790, 1496। ओ ओ ओ, लिशा का आंसर बिल्कुल अलग है। आर्ची का आंसर श्रद्धा से मैच हो रहा है, बाकी लोगों ने भी श्रद्धा को दिया पूरा समर्थन। बहुत ही बढ़िया, बाहरी समर्थन, अंदरी समर्थन, सभी तरीके से श्रद्धा को समर्थन ही समर्थन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत। इतना समर्थन है श्रद्धा के आप तो चुनाव में खड़े हो सकते हैं। लिशा ने कहा है ओ ओ ओ, जज्बातों में फेरबदल किया है लिशा ने। बहुत बढ़िया लिशा। पूजा ने आंसर सही दिया है, चलिए बहुत बढ़िया है। मोस्टली मोस्टली आंसर्स सबके कॉमन है। और अच्छा लिश, अच्छा लिशा का नाम रखा है, लिश रखा है। अच्छा, सिर्फ ए हटाने से वो निकनेम बन जाता है, वाह इतना टैलेंट। तो 15,90,000 रुपए, 15,60,000 रुपए और 7,90,000 रुपए इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट? चेक करें, चलिए लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। तो दोस्तों यहां पर आपसे कहा है कि सबसे पहले इशू 5 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 20 ईच इन एल के लिमिटेड, मतलब नई कंपनी में हम देंगे 5 शेयर, ₹18 पेड अप एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर हेल्ड इन बोथ द कंपनीज। तो इसका मतलब है सबसे पहले हम लोग परचेज कंसिडरेशन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। वो परचेज कंसिडरेशन किसको होगा? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम क्या देंगे? हम देंगे उनको प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एल के लिमिटेड, मतलब नई कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स उनको देने वाले। अब 5 प्रेफरेंस शेयर्स देना है फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर हेल्ड। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में आते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं शेयर कैपिटल, तो रुपीज इन रुपीज है। 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 4,000, और 3 लाख डिवाइडेड बाय 100 मतलब 3,000 शेयर्स हैं। तो 4,000 शेयर्स हैं यहाँ पर और 3,000 शेयर्स हैं यहाँ पर। हर एक शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले 5 शेयर्स दिए जा रहे हैं। ये सबको क्लियर है क्या? ये सबको क्लियर है? अरे क्यों बेटा एक दूसरे की इज्जत उछाल रहे हो ऐसे क्लास के अंदर बैठकर? नहीं बेटा, बहुत बढ़िया, किसी दिन जब जूम कॉल पे कनेक्ट करेंगे तब उछालिएगा, अभी क्लास में नहीं। अब ये शेयर कितने में इशू हो रहा है, ये बहुत खास एडजस्टमेंट है। द शेयर इज ऑफ ₹20, मतलब फेस वैल्यू ₹20, लेकिन पेड अप वैल्यू है ₹18 पर शेयर। बट ये शेयर इशू हो रहा है ₹4 के प्रीमियम पे। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि शेयर जो है इसकी इशू प्राइस है 20 + 4 ₹24। लेकिन 24 में से पेडअप कितना है? ₹18 तो पेडअप है और ₹4 का प्रीमियम है, मतलब ₹22 पेडअप वैल्यू है। तो मैं यहां इसको मल्टीप्लाई करूंगा ₹22 से, चेक कीजिएगा। तो 4,000 इंटू 5 इंटू ₹22, यहां पर मुझे परचेज कंसिडरेशन मिलेगा टुवर्ड्स द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इज इट कमिंग टू 4,40,000? 3,000 इंटू 5 इंटू 22, that becomes 3,30,000. check all of you, this is the first thing. फिर आता है बी टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम दो चीजें दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम दे रहे हैं उनको इक्विटी शेयर्स ऑफ एल के लिमिटेड।
मतलब नई कंपनी के इक्विटी शेयर्स, उसका क्या कैलकुलेशन दिया यहाँ पर चेक करना। इशू 6 इक्विटी शेयर of 20 each, 18 paid up 4 rupees premium for each equity share held in both the companies. Okay, प्रेफरेंस शेयर वाले ही गणित है, बस सिंपल मल्टीप्लायर यहाँ पे 5 की जगह 6 का इस्तेमाल किया, नो प्रॉब्लम। तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 100, 8000 इक्विटी शेयर्स, 3 लाख डिवाइडेड बाय 100 मतलब 3000 इक्विटी शेयर्स। बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पर सिंपल सी चीज लिखता हूँ, 8000 इक्विटी शेयर्स और 3000 इक्विटी शेयर्स, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से, मल्टीप्लाई करता हूँ 22 से, 3000 को 6 से, 3000 को फिर 22 से, तो 8000 इंटू 6 इंटू 22, ये होता है 10,56,000, 10,56,000। चेक कीजिएगा ये सभी का आया क्या। और 3000 इंटू 6 इंटू 22, ये होता है 3,96,000। चेक ऑल ऑफ यू। अब इन दोनों के अलावा क्वेश्चन कुछ और भी कहता है, मतलब एक्चुअली अगर आप सोचोगे ना, तो इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन की जो मेथड का इस्तेमाल किया है उसका नाम है नेट एसेट्स मेथड। ये क्वेश्चन कहता है इन एडिशन नेसेसरी कैश शुड बी पेड to the equity shareholders of both the company as is required to adjust the rights of the shareholders of both the companies in accordance with the intrinsic value of the shares of both the companies। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब हमें दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर को, कौन से शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ कंसिडरेशन कैश में भी पे करना है। सो देयर विल बी सम कैश कंसिडरेशन। अब वो कैश कितना होगा, इसके लिए हमको नाटो निकालना पड़ेगा, नेट एसेट्स टेकन ओवर। नेट एसेट टेकन ओवर निकालने के लिए हमें ये नीचे जो पॉइंट नंबर बी में इंफॉर्मेशन दी इसको यूज करना है। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी टेकन एट बुक वैल्यूज। ओके, inventory and trade receivable for which a provision is required to be made. Okay, so come to the balance sheet asset side। तो आप बैलेंस शीट एसेट साइड में अगर देखेंगे तो आप एसेट्स क्या ले जा रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पूरी ले जा रहे हैं, बिल्कुल ले जा रहे हैं सर। इसको बेटा जी मैं यहाँ पर पूरा का पूरा एज इट इज लिख लेता हूँ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 11,30,000, 8,20,000। नाटो निकाल रहे हैं हम उसका 8,20,000। क्लियर हो रहा है सभी को। उसके बाद में दूसरी चीज है इनटेंजिबल एसेट्स, वो भी एज इट इज जाएगी, वो सिर्फ एक ही कंपनी की है, दूसरे कंपनी में नहीं है। उसके बाद में इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स, यहां पर हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रोविजन करना है ना। क्वेश्चन कहता है कि इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स पे 2% एंड 2.5% का प्रोविजन करना है। तो इन्वेंट्रीज की वैल्यू जो भी बुक वैल्यू है -2% करेंगे और यहाँ पर -2.5% करेंगे। क्लियर हुआ सभी को। चलिए लेट्स टेक द वैल्यूज। इन्वेंट्रीज है 2,25,000 -2%, 2,20,500, 2,20,500। यहाँ पर है 1,40,000 -2%, 1,37,200, 1,37,200। चेक ऑल ऑफ यू। ट्रेड रिसीवेबल्स पे 2.5%, तो 2,75,000 -2.5%, 268,125। क्लियर हो गया। और यहाँ पर है 1,75,000 -2.5%, 170,625। 170,625। फिर बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं है, वो एज इट इज आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 161,375 और 72,175। बहुत बढ़िया। अब एसेट्स हमारी पूरी तरह आ गई। अब इसमें से हम लोग डिडक्ट करेंगे लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स। एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ ट्रेड पेबल्स, कुछ कहा नहीं है, पढ़ लेते हैं एक बार वापस। सर इंटर कंपनी ओइंग्स
कुछ चीजें शादी के बाद नहीं आएगा। ओके, तो ट्रेड पेबल्स आएगा एज इट इज, और उसके बाद में आएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नो प्रॉब्लम। वन लाख, 2 लाख, 10,000, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 2 लाख और 2 लाख। Is this clear to all of you till here? Check all of you. Correct. Now let's calculate. तू नती तो थारो फोटो पंचाल से, तू नती तो थारो फोटो पंचाल से, जो थारो फोटो नथी नथी नथी, जो थारो फोटो नथी, फोटोकॉपी पंचाल से। 15,60,000 is the correct answer. Exactly. सो 15,60,000 की नेट एसेट्स आपने ली है के लिमिटेड से, मतलब के लिमिटेड को कुल मिलाकर कितना पैसा देना पड़ेगा? 15,60,000, जिसमें से 4,40,000 के आपने दिए हैं उसको प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें से 10,56,000 के आपने दिए हैं इक्विटी शेयर्स। मतलब हेलिश कितना कैश पे करेंगे? 64,000 रुपीज। काली नहीं माने गोरी पंचाल से, काली नहीं माने गोरी पंचाल से। ओ माय गॉड, हाउ मच इट इज? हाउ मच? 7,90,000। वेरी गुड, 7,90,000। इसको हम लोग यहां पर लेते हैं 7,90,000, और उसमें से माइनस करते हैं 3,30,000, 3,96,000, and cash is 64,000. My goodness, exactly. मेरे पास तो फोटो भी नहीं है। बेटा गूगल का इस्तेमाल कर राजा, गूगल का इस्तेमाल कर नादान परिंदे। नाम पे मत जा, काम पे जा, समझे? डन ऑल ऑफ यू? ये तो परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन हुआ। अभी हमें तो बुक्स क्लोज करनी बाकी है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे। तो कल से कसरत चालू हो रही है, कल से मैराथन स्टार्ट हो रही है। And I just can't tell you, man. It's dangerous. Tomorrow onwards schedule is dangerous for next so many days. God only knows how it's going to happen. But बच्चों के लिए कर लेंगे। ठीक है, चलें आगे। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है? वो 12 स्टेप्स को रिकॉल करते हैं, थोड़ा फड़ाकू तरीके से करते हैं, फास्ट तरीके से करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी हम सिर्फ और सिर्फ के लिमिटेड की बुक्स को क्लोज करेंगे। ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एसेट्स में हमारे पास जो भी एसेट्स है उसको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर। टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो 450, 620, 60, 450, 620, 60। बहुत बढ़िया। उसके बाद है गुडविल 80,000। बहुत बढ़िया, 4-5 हो गया। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स 1,25,000, सॉरी 225। सर वो माइनस करेंगे क्या? नहीं, ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी ट्रांसफर्ड एट देयर बुक वैल्यूज। तो इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का क्या करेंगे? क्या यहाँ पर ट्रांसफरी कंपनी कैश लेकर जा रही है? द आंसर इज यस। ऐसा दिया है कि ट्रांसफरी कंपनी इज टेकिंग ओवर ऑल दी एसेट्स एक्सेप्ट कैश? नहीं दिया है, मतलब वो कैश भी लेकर जा रही है। और अगर वो कैश भी लेकर जा रही है तो आपको उसको भी कंसिडर करना होगा। तो इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, सीसीई।
So that is 225, 275. 161,375. यहां तक क्लियर हो गया सभी को? All the assets are transferred to realization account. Check all of you. Now similarly we'll turn up to the liabilities. Trade payables 1 lakh. फिर यहां पर नोट नंबर 3 में दिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जिसमें है 5% डिबेंचर्स 2 लाख रुपीस. Step number 1, transfer all the liability assets done. Step number 2, transfer all the liabilities done. Step number 3 क्या था? Preference share capital preference shareholder को transfer करना है. Okay. Preference share capital कितनी अमाउंट है? 4 लाख रुपीस. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट 4 लाख रुपीस. मोटा भाई समझी गई हो? बहुत ही बढ़िया. फिर इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस ट्रांसफर करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 8 lakhs, बाय जनरल रिजर्व है ही नहीं, बाय पीएनएल 371,375. 371,375. Step number 1, transfer all the assets. Step number 2, transfer all the liabilities. Step number 3, preference share capital, preference shareholder को, equity share capital, equity shareholder को, reserves and surplus के साथ. Step number 5, purchase consideration becomes due. LK Limited is now taking over the entire business. So LK Limited is a personal account, debit the receiver. LK Limited account debit 15,60,000 to realization account 15,60,000. तो realization के credit में by LK Limited account 15,60,000 और एलके लिमिटेड को कर दिया डेबिट. अब ये परचेज कंसिडरेशन रिसीव कैसे हो रहा है मुन्ना, ये समझिएगा. तो सर ये एलके लिमिटेड जो है ये हमें 15,60,000 में क्या क्या पे कर रहा है ये पार्ट जरा रेफर कीजिएगा. सर वो 4,40,000 के हमको क्या दे रहा है? प्रेफरेंस शेयर. लेकिन हम ये प्रेफरेंस शेयर लेकर किसको दे रहे हैं? हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. अब थोड़ा अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वैसे तो हमें 4 लाख रुपए ही देना था, लेकिन हम उसके बदले उनको दे रहे हैं 4,40,000. मतलब 40,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जो मेरा लॉस है. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 40,40,000. प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 40,000. और जो हमें प्रेफरेंस शेयर मिलेगा ये कहां पर मिल रहा है? देखो सबसे पहले एलके लिमिटेड अकाउंट के क्रेडिट में आ रहा है बाय प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एलके लिमिटेड 4,40,000. और फिर ये प्रेफरेंस शेयर्स हम हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर देंगे, जिससे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट तो हो जाएगा क्लोज. चेक कीजिएगा सभी जगह. अब एलके लिमिटेड से हमें और क्या मिल रहा है? सर हमें मिल रहा है ये दोनों चीजें. हमें मिल रहा है उसके इक्विटी शेयर्स और हमें मिल रहा है उससे कैश. ठीक है. तो उसके इक्विटी शेयर्स 10,56,000 के और उससे जो कैश मिल रही है सर वो है 64,000 की. ये दोनों चीजें भी हम एज इट इज किसको ट्रांसफर कर देंगे? हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को. तो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर्स ऑफ एलके लिमिटेड 10,56,000 एंड टू कैश और बैंक अकाउंट 64,000. ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट अभी क्लोज नहीं होगा, लेकिन अगर आप चेक करते हैं तो एलके का लेजर अकाउंट क्लोज हो गया. जितना परचेज कंसिडरेशन ड्यू हुआ था उतना परचेज कंसिडरेशन रिसीव हो गया. करेक्ट. बहुत अच्छी बात. एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं सारे स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर ऑल द एसेट्स डन. नंबर 2, ट्रांसफर ऑल द लायबिलिटीज डन. Number 3, transfer equity share capital and reserves and surplus to equity shareholders done. Number 4, transfer preference share capital to preference shareholders done. Number 5, purchase consideration becomes due done. Number 6, purchase consideration received done. Number 7, realize those assets which are not taken over by transferee company. ऐसी कोई asset नहीं है, transferee company सारी assets ले जा रही है. Number 8, pay off those liabilities which are not taken over by transferee company. ऐसा भी नहीं है, transferee company सारी liabilities भी लेकर जा रही है. ठीक है. नंबर 9 आता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में. जरा चेक कीजिएगा यहाँ पर कुछ दिया है क्या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में? सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का कुछ दिया नहीं है तो नहीं दिया तो कुछ नहीं करेंगे, खत्म खल्लास. ओके कोई प्रॉब्लम नहीं सर. अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं दिया है, उसके बाद में नेक्स्ट चीज क्या होगी सर? नेक्स्ट चीज होगी नंबर 9. नंबर 10, पेमेंट सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट हम लोगों ने कर लिया है. हाँ जी हमने कर लिया है. और लास्ट है
कैलकुलेशन ऑफ रियलाइजेशन गेन और लॉस, ये अब हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं टीचर हूँ, मैं क्रेडिट की टोटल लूंगा, आप बच्चा लोग हो, आप डेबिट की टोटल लोगे। तो 1 लाख 2 लाख प्लस 15 60 18,60,000। आई एम सो इंटेलिजेंट। डेबिट की टोटल लो रे मुन्ना लोगा, तो मुन्ना लोगा डेबिट की टोटल लेंगे, मैं भी ले लेता हूँ। 4,50,000 6,20,000 60,000 80,000 2,25,000 2,75,000 161,375 और 40,000 19 11 375 है क्या? 19,11,375 की टोटल है क्या? यप, 19,11,375। इसमें से मैं माइनस करता हूं 15 16 17 18,60,000, तो मुझे लॉस मिलेगा 51,375 का, और ये लॉस को हम ट्रांसफर करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। 51,375 का लॉस है, सभी जने चेक करेंगे। बहुत बढ़िया, यू आर सो इंटेलिजेंट सर। अब इसकी एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 51,375 टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। अब जरा चेक करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में क्या पोजीशन बन रही है। 11,71,375 बराबर टैली हो गया। 11,71,375 एग्जैक्टली टैली हो गया। 11,71,375 rupees. Check all of you. Check all of you. आया सबको समझ में? So this is how you were supposed to close the books of K Limited. ऐसे ही आपको बुक्स क्लोज करनी है L Limited की। चेक कीजिएगा L Limited की बुक्स। लॉस आ रहा है 37,175 का। रियलाइजेशन लॉस 37,175 का रियलाइजेशन लॉस है। ये बाकी तीनों लेजर अकाउंट्स है। मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल से भी चेक कर सकते हैं। Done all of you? Very good. गौतमी, बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए इंडेक्स में इसको पोस्ट कर दीजिएगा। बहुत सिस्टमैटिकली आपने अपने होमवर्क को मेरा क्लास वर्क बना दिया, बहुत ही सिस्टमैटिकली। बहुत ही डेंजर बच्चे। 15 नंबर के बाद अभी हम करने वाले हैं यहाँ पर 16 नंबर। बहुत ही डेंजर बच्चे, अनुत्तर डेंजर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो चालू होते ही खत्म हो गया मामू। लेक्चर नंबर 23 का रेफरेंस देने का मामो, पेज नंबर लिखने का मामो, ए मामो। The following balance sheets are given as at 31st March 2021. Balance sheets are given Best Limited and Better Limited. Rupees in lakhs. Share capital, reserve surplus, current liabilities, property plant equipments, non-current investments, current assets. That's all. बैलेंस शीट टैली हो गई। ये तो मतलब चालू होते ही खत्म हो गई बाबा। The following further information is given. Better Limited issued bonus shares on 1st April 2021 in the ratio of 1 shares for 2 shares held out of reserves and surplus. CA Foundation issue of bonus shares. हा हा हा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज ही पढ़ाना है मेरे को 11 बजे। अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स आप लोगों की क्लास के बाद 11 बजे। सेक्शन 63 देखेंगे। It was agreed that Best Limited will take over the business of Better Limited. मतलब क्या? Best Limited है ट्रांसफरी और Better Limited है ओके। On the basis of latter's balance sheet, the consideration will be in the form of the shares of the Best Limited.
डायरेक्ट परचेस कंसिडरेशन की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, लेकिन आपसे ये कहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस शीट द वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड वाज कंसिडर्ड एज 150 and the shares in better limited were valued at rupees 100 after the issue of bonus shares. The allotment of share is to be made on the basis of these values. Intrinsic values दी गई है यहाँ पर शेयर की. The liabilities of better limited include 1 lakh due to best limited intercompany owings for purchases from it on which best limited made a profit of 25% on cost. ये एडजस्टमेंट पहली बार यहाँ पर आया है. अभी तक अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हमने यहाँ देखा नहीं था, लेकिन अब पहली बार अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट यहाँ पर आ रहा है. तो दोनों कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ और ये ट्रांजैक्शन के चलते यहाँ पर कुछ अनरियलाइज प्रॉफिट है. द गुड्स ऑफ ₹50,000 आउट ऑफ द सेट परचेजेस रिमेन्ड इन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ द अबव बैलेंस शीट. मेक द क्लोजिंग लेजर इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड. क्वेश्चन पढ़ना. मेक द क्लोजिंग लेजर इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड and opening journal entries in the books of best limited. मतलब अकाउंटिंग इन दी बुक्स ऑफ ट्रांसफरर भी करना है, अकाउंटिंग इन दी बुक्स ऑफ ट्रांसफरी भी करना है, और इतना ही नहीं, ट्रांसफरी की बैलेंस शीट भी बनानी है. और ऑब्वियसली इट गोज विदाउट सेइंग परचेस कंसिडरेशन तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. मतलब ये बन गया हमारे स्कोप का 4 नंबर का क्वेश्चन, ऑल इन वन क्वेश्चन, जहां पर एक ही क्वेश्चन के अंदर आप कैलकुलेशन ऑफ पीसीबी देखेंगे, जहां पर इसी क्वेश्चन के अंदर आप ट्रांसफरर कंपनी की भी बुक्स को क्लोज करेंगे, इसी क्वेश्चन के अंदर ट्रांसफरी कंपनी की जर्नल एंट्रीज भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे. मस्त करने वाला है, मजा आने वाला है ना. चलो फटाक से शुरू करते हैं. बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. Let's do it guys, come on, be quick, let's do it. लिश कह रही है छोटा पैक बड़ा धमाका. क्या बात है, अद्भुत. कहां से लाते हो आप इतना टैलेंट भाई. सिटिंग पोस्चर बैठ ही रहा यार आज, मतलब ऐसा बैक पेन होने लग गया. नहीं अब क्या करें, कैसा बैठा है सिटिंग पोस्चर को. ये होटल में जो चेयर्स वगैरह होती है बहुत कंफर्टेबल नहीं होती, मतलब ठीक है दिखने दिखाने में ठीक है, सिटिंग वाइज बहुत कंफर्टेबल नहीं होती है लॉन्ग सेटिंग्स के लिए. हाँ डेट करना है तो उसके लिए ठीक है, बट क्लासेस के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है. क्वेश्चन नंबर 16 ऑब्लिक ट्रिपल ए ऑब्लिक 2.34. क्वेश्चन नंबर 16. बहुत ही धांसू क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को चालू करेंगे विद कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन से. वाह वाणी जी, वाह वाणी जी का पीसी भी निकल गया. ठीक है चलो दोस्तों, क्या मैं कह सकता हूं दिस इज अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, बिकॉज पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. कोई मुझे पांचों कंडीशंस बोल के बता सकता है क्या? अगर किसी को भी लग रहा है, कॉन्फिडेंट है आप कि आप पांचों कंडीशंस मुझे अभी बता सकते हैं, ठीक है, एज इफ यू आर राइटिंग अ 5 मार्क क्वेश्चन इन एग्जाम, तो प्लीज हैंड रेस करें और मैं आपको कॉल पे लेता हूं और फिर आप मुझे पांचों कंडीशंस बताएं. चलिए देखते हैं किस में कितना है दम. हम नहीं किसी से कम. कोई हाथ ऊपर ही नहीं कर रहा है. भगवान, हरे प्रभु हरे रामा कृष्णा गोविंदन जगन्नाथम, ये क्या हो गया बताइए जरा. कोई भी हाथ ऊपर नहीं कर रहा है. 5 कंडीशंस क्या पूछी, सबने अपने हाथ ऐसे कर लिए. नहीं सर, हम नहीं बनाएंगे सर. वाह, ये मेरा नाम रोशन करेंगे सबके सब बच्चे. अद्भुत बच्चे, मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया. तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, मुझे पता ही था आप ऐसे ही करोगे, मैं ही बता देता हूँ. पहली कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी आर टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी. Shareholders holding not less than 90% of the face value of the equity shares of the transferor company agrees to become the shareholders of the transferring company except the shares held by transferring company itself or through its nominees or through its subsidiaries.
The entire purchase consideration is discharged by the transferee company to the shareholders of the transfer company only by way of issue of equity shares, except the fractional part can be paid in cash. Number 4, the transferee company intends to continue the same line of business which the transfer company was doing before amalgamation. And then number 5, all the assets and liabilities of the transferor company are taken over by the transferee company at its book values except for uniformity of accounting policies. स्वाहा। तो इस तरीके से यहां पर ये पांचों कंडीशंस कंप्लाई होती है, ये बन जाता है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो अमालगमेशन ऑफ इन द नेचर ऑफ मर्जर में हम यूज करते हैं पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए आपसे क्या कहा है, the value of shares in Best Limited was considered to be 150. It was agreed that Best Limited will take over the business of Better Limited on the basis of the latter's balance sheet. Okay, तो बेटर लिमिटेड की बैलेंस शीट हमारे सामने, और बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी दी गई है चेक करिएगा, 20 लाख रुपीस है। तो हम लोगों को यहां पर कैलकुलेट करना है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मतलब नाटो। नाटो यहां पर कैसे निकालेंगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। भूलिएगा मत, नाटो के केस में एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज माइनस रिजर्व्स 6। ओके, तो एसेट्स की वैल्यू है 20 लाख माइनस लाइबिलिटीज की वैल्यू कितनी है चेक करिएगा, करंट लाइबिलिटीज 2 लाख, दैट्स ऑल। और रिजर्व्स कितने के हैं चेक करिएगा, 8 लाख। अगर आपने लिखा तो मार खाओगे, क्यों सर? भैया ओ भैया, ये अमालगमेशन से पहले बोनस इशू हो रहा है, पहले बोनस इशू की एंट्री पास करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, आई फॉरगॉट। हाँ जी, अच्छा फॉरगॉट से काम नहीं चलेगा भैया, यहाँ पर पहले आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये जो लाइन पे है ना, इस लाइन के नीचे 2-3 लाइन ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, और हम लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा अकाउंटिंग ऑफ बोनस इशू, वही हमारे भूले पिछले दिन। तो लिख लीजिएगा खुद के लिए, बिफोर कैलकुलेटिंग purchase consideration and doing amalgamation, before calculating purchase consideration and doing amalgamation, better limited कौन सी कंपनी है, the transferor company will issue बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर्स की जब बात करते हैं तो उसका प्रोविजन थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। तो बोनस शेयर के ऊपर जो प्रोविजन बना है कंपनीज एक्ट के अंदर, वो बना है सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो फिकर नॉट, चिंता नॉट, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सेक्शन 63 जो है, इसके टोटल दोस्तों कुल मिलाकर 3 सबसेक्शंस थे, मतलब है सेक्शन 63 सबसेक्शन 1, इट टॉक्स अबाउट रिसोर्सेज, कि अगर आपको बोनस शेयर्स इशू करने हैं तो उसका रिसोर्स कहां से आएगा, मतलब उसके लिए पैसा कहां से आएगा। सेक्शन 63 सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट कंडीशंस, कि बोनस शेयर्स अगर इशू करना है तो उसकी कुछ कंडीशंस आपको कंप्लाई करनी होती है। और 63 टॉक्स अबाउट restrictions oblique prohibitions। तो दोस्तों बोनस शेयर का मतलब होता है द शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू देयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कंपनी के लिए तो फ्री नहीं है, क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर रही है, अपने प्रॉफिट्स को जो डिविडेंड के तौर पे बांट सकती थी, अब डिविडेंड ना देकर उसको शेयर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर कर अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स दे रही है। जैसे कि आपकी जानकारी के लिए 2 दिन पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मुकेश अंबानी जी ने अनाउंस किया था
उनकी एजीएम हुई थी जहां अनाउंस किया था दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कंसिडरिंग बोनस इशू टू देयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, और फाइनली 2 दिन बाद वो अनाउंसमेंट कंफर्म हो गई। तो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1:1 बोनस शेयर दे रही है। मतलब दोस्तों जिस जिसके पास रिलायंस का एक शेयर है अब उसको एक और शेयर फ्री में दिया जाएगा, मतलब कुल मिलाकर नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 2। अब कंपनी जब शेयर फ्री में देती है तो कंपनी को डेफिनेटली खुद को तो पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। तो कंपनी वो पैसा कहां से लाती है? तो बोनस शेयर्स को कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब आप बोनस इशू करके अपने प्रॉफिट्स को, जो अपने रिजर्व्स हैं, उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका हम लोग एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं कि आइडियली जब हम बोनस शेयर्स देते हैं तो हमें कौन कौन से रिजर्व सबसे पहले यूज करना चाहिए। अब ये सारी चीजें हमने सीए फाउंडेशन में पढ़ी है और फिर से रिपीट करता हूँ, किसी ने अगर नहीं पढ़ी थी, छोड़ दी थी, वरी नॉट, फिकर नॉट। मैंने आपको हर लेक्चर में कहा है, बार बार कहा है, और अभी भी कहूंगा कि मेरा जो गूगल ड्राइव का फोल्डर है जो आप सब लोगों के पास है, जिसके पास नहीं है लेक्चर नंबर 1 में जाना, क्यूआर कोड को स्कैन करना, क्यूआर कोड को स्कैन कर कर गूगल ड्राइव का फोल्डर मिल जाएगा। मेरे गूगल ड्राइव फोल्डर में मेरा है ट्रैकर, जो आप देख सकते हैं सबसे नीचे। ये ट्रैकर में जब आप जाएंगे तो यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे 49 नंबर रो पर, अभी 49 नंबर रो पर दिख रहा है, आपके लिए एक वीडियो की लिंक है। एक 1.5 घंटे का वीडियो मैंने बनाया है 3 छोटे छोटे चैप्टर्स पे, अकाउंटिंग ऑफ बोनस एंड राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये देख लीजिएगा और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट अभी क्योंकि हमें रिवाइज करना है उसके लिए हम लोग क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम रिजर्व्स में से यूज करते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जो कि सेक्शन 55 के अंतर्गत बनता है, क्योंकि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का दोस्तों कोई और यूज नहीं होता है। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं कैपिटल रिजर्व एंड देन द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, बट दे शुड बी दोज विच आर रियलाइज्ड इन कैश। मतलब नॉन कैश कैपिटल रिजर्व, नॉन कैश सिक्योरिटी प्रीमियम का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर हम जाते हैं हमारे रेवेन्यू रिजर्व्स में, जहां पर आता है जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। तो जहां तक कोशिश बन पड़े बोनस शेयर इशू करते समय हमें हमेशा हमारे कैपिटल रिजर्व्स को यूज करना चाहिए। अब अगर आप ये क्वेश्चन देखते हैं और इसका पहला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, ये कहता है बेटर लिमिटेड इशू बोनस शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 21 इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। तो बोनस का जो रेशियो है दोस्तों वो है 1:2। मतलब अगर आपके पास 2 शेयर्स हैं तो आपको एक नया शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जैसे मैंने अभी रिलायंस का केस आपको बताया था, रिलायंस के केस में बोनस का रेशियो हो गया 1:1, यहाँ पर है 1:2 एंड द बोनस इशू इज गिवन आउट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बैठकर करेंगे कुछ कैलकुलेशंस, जैसे कि नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी गिवन बाय बेटर लिमिटेड। तो बेटर लिमिटेड कितने बोनस शेयर्स देगा? तो अब अगर आप बेटर लिमिटेड का शेयर कैपिटल देखेंगे, बेटर लिमिटेड 10 लाख रुपीस का शेयर कैपिटल है। अब बोनस का रेशियो है 1:2। अब नंबर ऑफ शेयर्स तो आप यहां पर नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन नंबर और अमाउंट एक साथ निकाल सकते हैं। नंबर इसलिए नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि फेस वैल्यू नहीं दी है। तो मैं काम करता हूं, मैं यहाँ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बोनस शेयर्स, तो 10 लाख रुपीस इज द शेयर कैपिटल और रेशियो है 1/2। मतलब अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बोनस इशू इज ₹5 लाख। मतलब कंपनी को 5 लाख रुपए चाहिए बोनस शेयर इशू करने के लिए, और ये 5 लाख रुपए कहां से आएंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस से आएंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस में अभी बैलेंस कितना है दोस्तों? 8 लाख रुपए का बैलेंस है, उसमें से 5 लाख रुपए को हम कर लेंगे यूटिलाइज। एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? reserves and surplus account debit 5 lakhs to bonus to equity shareholder account 5 लाख, और फिर एक और जनरल एंट्री पास करेंगे, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 5 lakhs टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 lakhs। अब आपने जब ये बोनस शेयर्स इशू कर दिए तो इसका बैलेंस शीट पे कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि अब आपके जो रिजर्व्स है वो 8 - 5 रह जाएंगे 3, और आपका जो शेयर कैपिटल है वो 10 + 5 हो जाएगा 15। तो अगर आपने देखा तो यहाँ पर पता है क्या हुआ कि 5 लाख रुपए से रिजर्व्स ट्रांसफर हो गए शेयर कैपिटल में।
इसीलिए दोस्तों बोनस शेयर्स को कहा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है वेयर योर प्रॉफिट्स कन्वर्ट्स इनटू कैपिटल। चेक ऑल ऑफ यू, सबको बोनस का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया क्या? अच्छे से एक बार सभी जने चेक करके मुझे कंफर्म कीजिए। अच्छे से समझ में आया, मजा आया सभी को, इंटरेस्टिंग? चाहे आपने फाउंडेशन में किया हो ना किया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट मैंने आपको ये कंसेप्ट अभी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना? अब अगर मैं परचेज कंसिडरेशन निकालता हूं तो नाटो कैलकुलेट करने के लिए मुझे चाहिए मेरे रिजर्व्स, और मेरे रिजर्व्स मतलब मुझे कौन से रिजर्व्स लेने हैं? आई हैव टू टेक रिजर्व्स आफ्टर बोनस इशू, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोनस इशू से पहले रिजर्व्स 8 लाख के थे, लेकिन बोनस इशू होने के बाद मेरे रिजर्व्स अब कितने बचे? 3 लाख के। तो दोस्तों मेरा परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया? 15 लाख रुपीस। चेक कीजिएगा, परचेज कंसिडरेशन में हमेशा हमने देखा है दो चीजें निकालनी पड़ती है, क्या दिया है और कैसे दिया है, कितना दिया और कैसे दिया। अब ये 15 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज कैसे होगा? पॉइंट नंबर सी पढ़िएगा, द वैल्यू ऑफ शेयर इन बेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी 150 रुपीज। तो 15 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन पे करना है बाय गिविंग अ शेयर एट रुपीज 150। तो अब आप कितने शेयर्स इशू करेंगे? यहां पर यू विल इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100। समझना, फेस वैल्यू उसकी 100 है, एट ₹150 इन बेस्ट लिमिटेड। ये सब लिखना हमारे लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अब जब ये पूरा एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है तो हमें यहाँ पर बैलेंस शीट भी तो बनानी पड़ेगी नई कंपनी की, है ना? इस वजह से चेक कीजिएगा सभी जने, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? डन ऑल ऑफ यू? एनीवन, एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, अभी वापस एक ब्रीफ डिस्कशन कर सकते हैं। चार चीजें हैं इस चैप्टर में, है ना? क्योंकि अब चैप्टर खत्म होने वाला है धीरे धीरे, अगले एक दो दिनों में मोस्टली खत्म हो जाएगा। चार चीजें क्या है? सबसे पहले कैलकुलेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। दूसरी चीज क्या है? अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। तीसरा क्या है? जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट। समझना, या मैं दोनों को अलग अलग लिखता हूं, जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, बैलेंस शीट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो ये चार चीजें हमें बनानी है इस चैप्टर में। मतलब अब जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं जेन्युइनली वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो चारों चीजों को टारगेट कर रहा है, कवर कर रहा है। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, कैलकुलेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ पीसी। यहां तक सबको क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ता हूँ सेकंड पार्ट पे, अकाउंटिंग इन दी बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। अब ट्रांसफरर कंपनी यहाँ पर है कौन? बेटर लिमिटेड। चलिए उनकी बुक्स में अकाउंटिंग एंट्रीज पास करते हैं। अब बेटर लिमिटेड की बुक्स में हमें क्या करना है? लेजर अकाउंट्स बनाने। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेजर अकाउंट्स अगर कभी नाम नहीं दिया हो, वैसे तो मोस्टली पीवाईक्यू में ऐसा नहीं होता है, बट अगर नहीं दिया हो ना तो मोस्टली चार लेजर अकाउंट्स बनते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट मैंडेटरी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट वो भी मैंडेटरी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर मे बी देयर मे नॉट बी देयर। जैसे कि इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बनेगा ही नहीं। और चौथा ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट्स, जो कि इस केस में है बेस्ट लिमिटेड। तो कुल मिलाकर ये चार
लेजर अकाउंट्स होते हैं, जिसमें से भी जैसे यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट तो है ही नहीं, तो 3 लेजर अकाउंट बनेंगे। आप एक काम कीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट, ये तीनों लेजर अकाउंट्स आप बना लीजिए हार्डली फॉर 5 लाइन्स ईच, मैक्सिमम 5 लाइन्स के लिए। छोटी छोटी हम कैलकुलेशन है, छोटे छोटे फिगर्स है, वोंट टेक मच ऑफ द टाइम। आप लोगों ने कल समरी लिखी, तो समरी आपको अच्छी लगी? मतलब आपको ऐसा फील आ रहा है कि यार ये समरी हमारे लिए बहुत यूजफुल होगी एग्जाम से पहले? व्हाट्स योर फीडबैक ऑन समरी? इज दिस गुड समरी? आप पूरा मॉड्यूल देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिएगा, आपको ये समरी कहीं पे भी नहीं मिलेगी, बट ट्रस्ट मी गाइस, इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट व्हेन यू डू रिविजन्स। ये चैप्टर खत्म होगा, इसका रिवीजन लेक्चर मिलेगा और इसका टेस्ट पेपर मिलेगा आपको, तो इसका टेस्ट पेपर भी आपको सॉल्व करना है ना? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट और बेस्ट लिमिटेड ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, बहुत बढ़िया। करे सॉल्व। स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। बेटर लिमिटेड का क्लोज करना है, बेस्ट को क्लोज मत कर देना। तो उसके पास एसेट्स में क्या क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और करंट एसेट्स। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना सबको मेरी? टू, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टू करंट एसेट्स, 15 एंड 5 रुपीज इन लैक्स में बन रहा है। स्टेप नंबर 1 खत्म। रिवाइज करते रहेंगे, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा यूजफुल होगा। स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर ऑल द एसेट्स, डन। स्टेप नंबर 2, ट्रांसफर ऑल द लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज हमारे पास है करंट लाइबिलिटीज 2 बाय करंट लाइबिलिटीज 2। स्टेप नंबर 3, ट्रांसफर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 15, रिजर्व्स एंड सरप्लस है 3। ठीक है। स्टेप नंबर 4, ट्रांसफर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं। स्टेप नंबर 5, परचेज कंसिडरेशन बिकम्स ड्यू। तो परचेज कंसिडरेशन का फिगर है हमारा 15 lakhs, तो बेस्ट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 15, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बेस्ट लिमिटेड 15 lakh। तो परचेज कंसिडरेशन बिकम्स ड्यू, परचेज कंसिडरेशन इज रिसीव बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 15 लाख रुपए की हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं, तो ये अकाउंट तो हो गया क्लोज, है ना? इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिखना चाहिए, बाय इक्विटी शेयर ऑफ बेस्ट लिमिटेड। उसके बाद में क्या हो गया भाई? उसके बाद में रियलाइज द एसेट्स नॉट टेकन ओवर नहीं है, पे ऑफ द लाइबिलिटीज नॉट टेकन वो भी नहीं है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस मुझे जहां तक क्वेश्चन याद आ रहा है पढ़ा हुआ नहीं है, वो भी नहीं है। उसके बाद में सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो भी नहीं है। उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ रियलाइजेशन गेन और लॉस, हाँ वो है। तो डेबिट की टोटल मुझे ज्यादा दिख रही है 20, क्रेडिट में से माइनस करते हैं, बैलेंसिंग फिगर 3 बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 3, और लास्ट सेटलमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो हमें इक्विटी शेयर्स मिले हैं बेस्ट लिमिटेड से, वो हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे 15। तो चेक करिएगा क्या ये अकाउंट क्लोज हो रहा है 1818 पे, एंड द आंसर इज यस। चेक ऑल ऑफ यू। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें सब कुछ आता है, तो वो क्वेश्चन ज्यादा आसान होता है, क्योंकि
उसमें इंस्टीट्यूट ना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसता है, लेकिन अगर सिर्फ ट्रांसफरर के बुक के क्वेश्चंस होंगे, इंस्टीट्यूट डिटेल में घुसेगा। सिर्फ ट्रांसफरी के बुक के क्वेश्चंस होंगे, इंस्टीट्यूट डिटेल में घुसेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में सब कुछ होता है ना, तो वो थोड़ा ऊपरा ऊपरी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, फिर इतनी डिटेल में घुसते नहीं है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल हियर? पक्का? अब मैं जो सेगमेंट चालू कर रहा हूं ना, ये है जर्नल एंट्रीज वाला सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट। देखिए 2 सेगमेंट्स हो चुके हैं, तीसरे सेगमेंट में हम जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज में। अब ध्यान से सुनना, इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्रीज के बाद बैलेंस शीट आप लोग बनाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? You guys are going to prepare the balance sheet. Clear? Sir, instead of reserves and surplus, can we write P&L? Raja, P&L is a reserve and surplus. Are you getting my point? P&L is a reserves and surplus. It is one of the reserves and surplus. तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट क्वेश्चन में जो दिया जनरली हम वही यूज करते हैं। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया, दैट्स ऑल। क्लियर? पक्का? अब बैलेंस शीट में आपको समझा रहा हूं और लिखवा रहा हूं, समझिएगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, और फिर बैलेंस शीट आप लोगों को बनानी है। जर्नल एंट्रीज करते हैं इन द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड। चलिए लेट्स डू इट। इन द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज। बेस्ट लिमिटेड है यहाँ पर ट्रांसफरी कंपनी, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है। नॉर्मली हम लोगों ने डिस्कस किया है कि नॉर्मली 3 जर्नल एंट्रीज होती है। पहली एंट्री होती है बिजनेस परचेज, दूसरी इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, और तीसरी एंट्री होती है डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन की, और फिर कुछ ऑप्शनल जर्नल एंट्रीज हो सकती है। चलिए, तो सबसे पहली एंट्री पास करते हैं बिजनेस परचेज की। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट 15 लाख टू liquidator of better limited 15 lakh, being purchase consideration becomes due। क्लियर हो गया? अब सेकेंड एंट्री पास करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम लोग ले रहे हैं 15 lakhs, करंट एसेट्स भी हम लोग ले रहे हैं 5 lakhs। एक लाइन ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा यहां पर। फिर करंट लाइबिलिटीज हम लोग ले रहे हैं 2 lakhs। अच्छा भूलना मत, क्योंकि ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, तो हम रिजर्व्स भी लेकर जाएंगे 3 लाख टू बिजनेस परचेज 15 lakhs। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तब अगर आप दोनों का डिफरेंस देखते हैं 15 ओ 20, कोई डिफरेंस नहीं है। और कोई डिफरेंस इसलिए नहीं है क्योंकि बुक वैल्यू पे ले जा रहे हैं। आपको याद है मैंने एक पॉइंट आपको लिखा था, इफ ट्रांसफरिंग कंपनी टेक्स ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू, then PC is equal to NATO, that is equal to share capital plus that is equal to share capital. So there is no reserves to be debited or credited, being assets and liabilities taken over. Number 3, discharge of purchase consideration. Liquidator of better limited account debit 15 lakh to equity share। अब यहां समझना एक्सीडेंट पॉइंट है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। दोस्तों 10,000 शेयर आप दे रहे हैं 100 रुपीज, मतलब 10 लाख रुपए जाएगा शेयर कैपिटल में, और 10,000 शेयर इंटू 50 रुपए 5 लाख रुपए जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में।
अब ये तो 3 मैंडेटरी एंट्रीज हो गई इन दी बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। अब कुछ ऑप्शनल एंट्रीज में क्या है, पढ़ते हैं कुछ है क्या। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। लाइबिलिटीज ऑफ बेटर लिमिटेड इंक्लूड 1 लाख ड्यू फॉर बेस्ट लिमिटेड। ओके, लाइबिलिटीज इंक्लूड्स 1 लाख ड्यू फॉर बेस्ट लिमिटेड। डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप है, इंटर कंपनी ओइंग्स एलिमिनेट करना पड़ेगा। नंबर 4, creditor account debit 1 lakh to debtor account 1 lakh being intercompany owings eliminated। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, वेरी गुड। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मॉड्यूल्स बंद करके बैठ जाओ, नहीं तो क्या होगा, आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे खुद को, ट्रस्ट मी। आपको ये लगेगा कि यार मतलब मैं तो देख के ही कर रही हूँ या देख के ही कर रहा हूँ ना, तो खुद का वो टेस्ट नहीं हो पाएगा। बस इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा मॉड्यूल बंद कर दो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आ रहा है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Liabilities of Better Limited include 1 lakh due to Best Limited for purchase from it on which Best Limited made a profit of 25% on cost. The goods of 50,000 out of the said purchases remained in stock on the date of the balance sheet. अब यहां पर क्या है, कंसेप्ट समझना, ट्रांजैक्शन को समझना और कंसेप्ट को समझना। लिखना मत कुछ भी, सिर्फ समझना। दो कंपनीज है, बेस्ट लिमिटेड और बेटर लिमिटेड। सी, ये रिलेशनशिप में तो अभी आए ना, पहले तो रिलेशनशिप में नहीं थे। तो अभी इनके बीच में रिलेशन क्या है, ये है ट्रांसफरी कंपनी और ये है ट्रांसफरर कंपनी। ये क्लियर हो गया। अब हुआ ये ट्रांजैक्शन, ये हुआ कि बेस्ट लिमिटेड ने बेटर लिमिटेड को कुछ गुड्स बेचे हैं। जो गुड्स बेचे हैं उसकी सेलिंग प्राइस है 1 लाख रुपीस और उस पर उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है। प्रॉफिट कितना अर्न किया है, 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो 25% ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20% ऑन सेलिंग प्राइस। जनरल चीज सबको पता है, ठीक है। अब बेटर लिमिटेड ये था बायर और बेस्ट लिमिटेड जो था वो था सेलर। अब क्योंकि सेलर ने बायर को गुड्स बेचे हैं तो सेलर ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज किया होगा। और ये प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज किया होगा, 1 लाख रुपए के ऊपर 20%, मतलब 20,000 रुपए का प्रॉफिट उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया होगा। ये तब की बात थी और ये सही था जब तक इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं चल रही थी। लेकिन अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप इसलिए हो गई क्योंकि अब ये दो अलग अलग नहीं है, अब ये एक कंपनी हो गई क्योंकि अमालगमेशन हो गया। तो अब अमालगमेशन जब हो गया है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये 20,000 रुपए का प्रॉफिट बनता भी है या नहीं बनता है। पर सर इससे क्या फर्क पड़ता है, फर्क ये पड़ता है क्योंकि पहले बेस्ट लिमिटेड एक अलग एंटिटी था जिसने एक इंडिपेंडेंट कस्टमर बेटर लिमिटेड को गुड्स बेचे थे और 20,000 का प्रॉफिट उसने कमाया था। देयरफॉर दे शोड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट नाउ बेटर लिमिटेड इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी, इट इज कंप्लीटली टेकन ओवर बाय बेस्ट लिमिटेड। तो आप खुद को बेचकर कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो, ये तो प्रॉफिट होगा ही नहीं। इसको तो हम कहेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, फोकस कीजिएगा। तो दोस्तों बेटर लिमिटेड को जो गुड्स मिले थे या बेटर लिमिटेड ने जो गुड्स खरीदे थे बेस्ट लिमिटेड से, इसकी दो पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज है। पहली पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ये है कि या तो वो क्या करेगा, इन गुड्स को बेच देगा एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मतलब अपने कस्टमर्स को, और या फिर ये गुड्स अभी भी इसके पास कैसे होंगे, अनसोल्ड होंगे, मतलब इन स्टॉक होंगे। अब बेटर लिमिटेड ने अमालगमेशन से पहले जब बेस्ट लिमिटेड से गुड्स खरीदे थे तो कितने के गुड्स बेचे हैं। अब ये देखो क्वेश्चन में दिया है गुड्स ऑफ 50,000 आउट ऑफ द सेट परचेजेस रिमेन्ड इन स्टॉक। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि 50,000 के गुड्स बेच दिए तो सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड इज ₹50,000 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इन स्टॉक इज ऑल्सो ₹50,000। ये क्लियर हो गया।
तो अब जो 50,000 रुपए के गुड्स आपने एक्चुअली बेच दिए ना किसी को, तो बेच दिया मतलब इसके ऊपर तो आपने प्रॉफिट क्या कर लिया, रियलाइज कर लिया। मतलब अब ये ख्याली पुलाव नहीं है, यहां पर एक्चुअल में प्रॉफिट आपको मिल चुका है, रियलाइज हो गया। लेकिन ये जो 50,000 के गुड्स, सेलिंग प्राइस 50,000 के गुड्स अभी भी स्टॉक में है, इनका क्या होगा? इस पे प्रॉफिट जो है वो अनरियलाइज्ड है, क्योंकि ये गुड्स एक हायर प्राइस पे खरीदे गए हैं। तो आपको इसका अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जिसको कहते हैं स्टॉक रिजर्व। प्रॉफिट इज अनरियलाइज्ड, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, स्टॉक रिजर्व। कैसे निकालेंगे? 50,000 रुपए के गुड्स हैं और प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो 25% ऑन कॉस्ट प्राइस मीन्स 20% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब 10,000 रुपए। तो कुल मिलाकर दोस्त होगा पता है क्या, समझना, ये जो 10,000 रुपए का प्रॉफिट है, ये एक्चुअल में यहां से डिडक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अब अगर आप अमालगमेशन की बात की पोजीशन देखोगे ना, तो बेस्ट लिमिटेड उतना ही प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर सकता है जितना उसने बाहर वाले को बेचा है, आउटसाइडर को बेचा है। और आउटसाइडर को कितने के गुड्स बेचे हैं बेटा जी? 50,000 रुपए के गुड्स। तो 50,000 पे 20% के हिसाब से एक्चुअल में रियलाइज्ड प्रॉफिट कितना होता है? 10,000 रुपए ही होता है। तो ये 10,000 रुपए के प्रॉफिट को रिवर्स करना पड़ेगा, उतने से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी कम करना पड़ेगा। 5 नंबर की जर्नल एंट्री आप यहां पर पास करेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट 10,000 है ना, तो रुपीज इन लैक्स के टर्म्स में 0.1 लैक्स टू क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी 10,000 रुपीज से डिडक्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? बीइंग स्टॉक रिजर्व रिवर्स्ड। समझ में आया बेटा जी? तो 10,000 रुपए से आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा और 10,000 रुपए से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि अमालगमेशन के बाद अब ये वाला क्लोजिंग स्टॉक किसका है? बेस्ट लिमिटेड का। तो बेस्ट लिमिटेड का क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी वैल्यू 10,000 रुपए से कम हो जाएगी और प्रॉफिट जो है वो भी 10,000 से कम हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप ये लिख लेंगे आपके पास, ठीक है? और उसके बाद आपको बनानी है बैलेंस शीट। पहले ये लिख लीजिए फटाक से, इसको छाप लीजिए सबसे पहले। Very good adjustment. An amazing question. So mostly tomorrow we will complete this topic, but I can see with the remaining questions.
Done, all of you? सब बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो ये एडजस्टमेंट्स का आपको ध्यान रखना है। समझ में आया आपको कि आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 10,000 से कम करनी है, आपको प्रॉफिट जो है वो 10,000 से कम करना है, ये सारे एडजस्टमेंट्स आपको ध्यान रखना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको बनाना है बैलेंस शीट। मैं आपको इसके लिए 15 मिनट्स दे रहा हूं। मैं ये क्वेश्चन ओपन करता हूं, ये आपके सामने। जर्नल एंट्रीज आपके पास ऑलरेडी है। मैं स्क्रीन से गायब हो जाता हूं, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं।
हाँ जी। आगे आंसर सभी का 68, 69,90,000, 68,90,000, दो आंसर्स क्यों है? Why are we having two answers? चलिए चेक करते हैं। ICA मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर 6। Yep. 68,90,000 rupees is the correct answer. Check all of you. 68,90,000 rupees is the correct answer. ठीक है, देखो यहां पर भी बैलेंस शीट आप बना सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं बना के। नाउ फोकस। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। 25 प्लस 15 40। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बेस्ट लिमिटेड प्लस बेटर लिमिटेड टोटल 5। करंट एसेट्स में एडजस्टमेंट है, वेयर इज माय कैलकुलेटर, ये रहा। करंट एसेट्स में एडजस्टमेंट है, सो करंट एसेट्स 20 प्लस 5 25। अब समझना 25 में क्या हो रहा है। 25 में आप तो आपके 1 लाख रुपीस के डेटर्स कम हो रहे हैं, 25 माइनस 1 वो भी करंट एसेट्स में ही होगा। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की भी वैल्यू 10,000 से कम हो रही है ना। तो 24 माइनस 0.1, तो 23.9 की करंट एसेट्स हैं। चेक कीजिएगा 23.9। आई होप ये क्लियर हुआ है सबको। देखो 20 प्लस 5 माइनस 1 के डेटर माइनस 0.10 की करंट एसेट्स। चेक करिएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हुई है। क्लियर हो गया? नाउ कमिंग टू लाइबिलिटी साइड, सिमिलरली करंट लाइबिलिटीज में भी होगा। तो 20 प्लस 2 22 माइनस 1 लाख रुपीस के क्रेडिटर्स माइनस होंगे। और कुछ है करंट लाइबिलिटीज में? नहीं सर, दैट्स ऑल। तो 22 माइनस 1 21। शेयर कैपिटल में कितना होगा? बेस्ट लिमिटेड का खुद का शेयर कैपिटल है 20 लाख, और 10 लाख रुपीस के शेयर्स उन्होंने इशू किए हैं, तो 20 और 10 30। रुकना रुकना, और कुछ है? और कुछ है? नहीं। तो 20 और 10 30 लाख रुपीस के शेयर्स। ओके, अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में आते हैं। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में दो चीजें होंगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से और बाकी रिजर्व्स एंड सरप्लस अलग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग से लिखता हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारे पास 5 लाख रुपए, और बाकी रिजर्व्स एंड सरप्लस को अलग से लिखता हूँ थोड़ा सा नीचू। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, बेट्स लिमिटेड का खुद का रिजर्व है टोटल 10 लैक्स, प्लस बेटर से मिला है 3 लाख, प्लस 10 प्लस 3 हो गया 13 लैक्स। अब देखिए रिजर्व्स में कोई और चेंज है क्या? तो एंट्री नंबर 4 में 10,000 से रिजर्व्स कम हो रहे हैं, तो 10 प्लस 3 13 माइनस 0.1, दैट गिव्स यू 12.9 लाख के रिजर्व्स हैं। तो अब बैलेंस शीट की टोटल लेते हैं। 12.9 प्लस 30 प्लस 5 35 प्लस 21 68.9 लाख की टोटल है, और यहाँ पर 45 प्लस 23.5 68.9 लाख की टोटल है। चेक ऑल ऑफ यू। हाँ, चेक कीजिएगा सभी जगह। क्लियर ऑल ऑफ यू? पक्का? चेक करो भाई लोगों, मजा आया? इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सब मैं आपको आपका आज का होमवर्क बता देता हूं। आपका आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन 18 और क्वेश्चन 19। होमवर्क ऑफ लेक्चर 23, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19। सो दीज आर योर होमवर्क टुडे। अच्छे से अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद फिर से हमारी मुलाकात होगी कल सुबह 8 बजे। होमवर्क क्वेश्चंस को चेक करेंगे, और होमवर्क क्वेश्चन को चेक करने के बाद में
दो क्वेश्चंस और बचते हैं, 17 और 20 जो कि क्लास वर्क के लिए बचते हैं। ये दो क्वेश्चंस कल क्लास वर्क करेंगे। कल की क्लास में हमारा ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड टुमारोज क्लास विल बी 10th क्लास। 10 लेक्चर्स में अमालगमेशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। आपके लिए एक रिवीजन वीडियो बनाया मैंने, ट्रैकर में उसकी लिंक भी लगा दूंगा मैं। कल का ये चैप्टर खत्म होने के बाद जिसके कोई भी बैकलॉग्स नहीं बचेंगे, करेक्ट, मैं उन लोगों की बात करूंगा जिनका ये चैप्टर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जितनी भी मेरी बुक के क्वेश्चंस है वो पूरे 22 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, कोई बैकलॉग नहीं बचना चाहिए। वो बच्चे जाकर यू कैन वॉच द रिवीजन वीडियो। रिवीजन वीडियो इज 1 hour 56 minute वीडियो। और इसकी जो टेस्ट है वो अमालगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की एक साथ है। तो टेस्ट पेपर में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद में अपलोड करूंगा, क्योंकि अगला जो चैप्टर है हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वो बहुत छोटा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है। मतलब इट्स गोइंग टू टेक हार्डली 3 लेक्चर्स टू डू दैट टॉपिक। तो अमालगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की टेस्ट एक साथ होगी, देयर इज अ कंबाइंड पेपर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडीज अच्छी चल रही होगी, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, अच्छी चलनी चाहिए, और अच्छे से मेहनत करते रहिए। For us it is a show time now because tomorrow onwards marathons are starting. आज भी मुझे काफी रिकॉर्डिंग्स करनी है उसकी। So all the very best to you and to me. Have a good day all.